अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है आज हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसको हम केएमटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले बर्नौली ने जो है ना वो इसको स्टार्ट किया। उसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ना वो पेश की। बर्नौली इसने ये काम किया 1738 में। उसने क्या किया, पुट फॉरवर्ड, मतलब इसने बुनियाद रखी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। पुट फॉरवर्ड केएमटी। इसने केएमटी मतलब इसके पोस्टुलेट्स बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आप इमेजिन करें कि आप 1738 में हैं, मतलब जब कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो तब ये मतलब ये बातें कह रहे हैं जो हम केएमटी इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे भी। तो अगर हम खुद को तब के दौर का इमेजिन करके ये चीजें देखें तो ये बहुत बड़ी बातें हैं ये। जबकि इसके बाद क्लैशियस ने क्या किया, इसने 1857 में, जबकि यहाँ पे जंगें हो रही थी, तो क्लैशियस साहब जो हैं वो क्या कर रहे थे, उसने इसकी मदद से एक काइनेटिक इक्वेशन बनाई। आपको याद होगा 1857 की जंग, काइनेटिक इक्वेशन। और इसने काइनेटिक इक्वेशन पे जो है ना वो बनाई, और इसने काइनेटिक इक्वेशन की मदद से तमाम गैस लॉज को डिड्यूस किया। मतलब इसने ये इक्वेशन बनाई और इसने कहा कि इनकी मदद से हम गैस लॉज को डिराइव कर सकते हैं, गैस लॉज। जबकि इसके बाद मैक्सवेल जो है उसने क्या किया, वेलोसिटीज को स्टडी किया। लॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। मतलब इसने कहा कि जो गैसेस है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज होती है। इसने बताया कि कितनी तरह की वेलोसिटीज हो सकती हैं, किस किस किस्म की वेलोसिटीज हो सकती हैं। जबकि बोल्ट्जमैन ने क्या किया, इसने एनर्जी को स्टडी किया। आपने ये याद करना हो ना कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, तो बोल्ट्जमैन से ना आप बोल्ट से एक चीज ज़हन में आती है, जैसे कोई एनर्जी की चीज है बोल्ट, ठीक है, जैसे वोल्ट होते हैं अब बिजली के। तो आप इससे बोल्ट्जमैन से ऐसे याद रखिए कि इसने एनर्जी को स्टडी किया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, मॉलिक्यूल्स की किस टाइप की एनर्जीज हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। ठीक हो गया। तो ये इन चार साइंटिस्ट ने इसमें एक कंट्रीब्यूशन दी, और इन सब को हम जो है ना वो यूज करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं इसके केएमटी के पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। आप इसको शॉर्टली ऐसे कह सकते हैं, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि कहीं आप ये ना समझे कि शायद जो गैस हैं वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होते हैं, शायद वो एटम्स में मुश्तमिल होते हैं। तो उसने ये बात जो है ना वो क्लियर कर दी कि आपने ये याद रखना है, ये क्लियर है कि हर गैस मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होती है। और साथ ही उसने ये भी कहा कि उसके कहने का मतलब कि आप नोबल गैसेस को देखें, जैसे हीलियम है, जैसे नियॉन है, आप ये ना कहें कि ये तो एटम्स में मुश्तमिल है। हीलियम का तो सिर्फ एक अलग से एटम होते हैं, इसके अलग अलग मॉलिक्यूल तो होते ही नहीं इसमें। बल्कि आपको पता होना चाहिए कि हीलियम का अगर एक एटम है तो वो उसका मॉलिक्यूल है। हम इनको बोलते हैं कि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इसके, ठीक है। तो इनके एटम्स को मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि स्टेबल होते हैं। तो ऑल द गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेन पॉइंट इसका ये। जबकि दूसरा पॉइंट इसका ये है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव हैपहैज़र्डली, मतलब रैंडमली। Molecules move haphazardly, randomly। कहते हैं जब haphazardly मूव करते हैं तो वो आपस में कोलाइड भी करते हैं, कुलियन करते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ ना पता होता, हम अभी पुराने वक्तों में होते तो हमें इस चीज का पता नहीं था, लेकिन उसने
ये सब के लिए क्लियर कर दिया कि गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो आपस में टकराते भी हैं और वो रैंडम मोशन करते हैं और अपनी डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, चेंज देयर डायरेक्शन एंड चेंज और कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है इसका, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द कूलियन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। हम कहते हैं गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, पहली बात तो ये है कि गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब दूसरी बात ये है कि ये प्रेशर किस वजह से कैसे एक्सर्ट कर लेती है, तो प्रेशर इज ड्यू टू कूलियन। ठीक हो गया, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कूलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और याद रखना है कि ये जो कूलियंस हैं ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। ये ऐसे कूलियंस होते हैं जिनमें के मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व रहता है, मोमेंटम या आप कह ले एनर्जी कंजर्व रहती है। इलास्टिक कूलियंस क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कूलियंस ऐसे कूलियंस जिनमें के मॉलिक्यूल्स या कोई भी मूविंग बॉडी है उनकी जो मोमेंटम होता है और जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए बेशक लेकिन टोटल ओवरऑल सेम रहती है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इसका, कहता है मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, लार्ज स्पेसेस होती हैं, लार्ज स्पेसेस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ना लार्ज स्पेसेस होती हैं और लार्ज स्पेसेस होती हैं और हम कहते हैं कि ये एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, वाइड होते हैं एक दूसरे से। जबकि नेक्स्ट जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वाला पॉइंट है क्योंकि इसकी आगे भी जाके हमने जो है ना वो डिस्कशन करनी है। कहता मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये बहुत उसने एक बड़ी बात कर दी, लेकिन इसको हम देखते हैं इसको हम आगे भी जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास 6 वाला पॉइंट है वो ये कहता है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि देयर आर नो फोर्स। कहता है गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं लेकिन उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते इसके मुताबिक। अच्छा ये आइडियल इक्वेशन के लिए सर जितनी भी बातें हम कह रही हैं सारी की सारी आइडियल गैस के लिए हैं और ये आइडियल गैस के लिए बिल्कुल ठीक है। 6 है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये बात यहाँ पे एक स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, वो आपने याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, स्टूडेंट सिर्फ इतना लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज negligible as compared to the total volume of the gas। हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल का किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर आप यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सिर्फ गैस लिख देंगे ना, मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे तो बात तो सेम हो जाएगी। वो वॉल्यूम ऑफ गैस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वो गलत हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब क्या है इसका, कहते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उन्होंने जितनी भी स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है वो ना होने के बराबर है, आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये जो वेसल है, ये जो इसका इतना ज्यादा वॉल्यूम है कि मॉलिक्यूल इतने छोटे छोटे हैं कि उन्होंने निग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है उसको आपने समझना है। अब पॉइंट 7 हमें कहता है कि द मोशन इम्पेटेड टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज निग्लिजिबल। पहले इसको समझ लें फिर मैं इसको लिखता हूं। ये गैस मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये मूव करे हर तरफ। सबसे पहला पॉइंट याद करें, हमने कहा था कि पहले दूसरे पॉइंट में कि गैस मॉलिक्यूल जो है ना वो रैंडम मोशन करते हैं,
हैपहैज़र्डली मूव करते हैं, जिधर को मर्जी चले जाते हैं। अच्छा कहते हैं ये जो मोशन है ना, ये दो वजह से है। एक तो इस हर वक्त ये मोशन करते रहते हैं, एक वजह तो ये है कि ग्रेविटी है, जमीन की कशिश है, ग्रेविटी है, उस वजह से ये मोशन कर रहे हैं। जबकि दूसरी वजह ये है कि ये इनके पास एनर्जी है और एक दूसरे से हमेशा हर वक्त कोलाइड करते रहते हैं, इस वजह से ये रुकते नहीं है, क्योंकि कोलाइड करने से मूव करते रहेंगे। तो कहता है कि इन दो वजह में से ये वजह जो है ना, इस मोशन में दो वजह में से ये वाली वजह आप निगलेक्ट कर सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से भी मोशन है, लेकिन कुलियन की वजह से जो इनको मोशन मिल रही है उसके मुकाबले में ग्रेविटी की वजह वाली जो मोशन है वो ना होने के बराबर है। दोबारा देखिए इसको, क्या मैंने बोला है कि इस वजह से भी ये वजह है कि मॉलिक्यूल मूव करते हैं और ये भी वजह है कि मॉलिक्यूल मूव करते हैं, लेकिन ये वजह, इस वजह से गैस मॉलिक्यूल को जो मोशन मिलती है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो अब इसको पढ़ते हैं, द मोशन इम्पेटेड टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो मोशन मिलती है मॉलिक्यूल को वो इज निग्लिजिबल, वो निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले में, कुलियन की वजह से जो मोशन मिलती है उसके मुकाबले में ग्रेविटी की वजह से मिलने वाली मोशन जो है वो ना होने के बराबर। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास इसका मैंने 7 पॉइंट बोल दिया है, लिख दिया है मैंने कि जो है वो बोल दिया मैंने, मोशन इम्पेटेड टू द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूड कुलियंस बिटवीन देम। पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास। पॉइंट 8 में कहता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं वो टेम्परेचर जिसको हमने केल्विन में लिया हो। एब्सोल्यूट जीरो और चीज है, मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। जैसे आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन का हो, तो दोनों में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा है, ये ठीक है। अब एब्सोल्यूट जीरो जो है ना वो अलग चीज है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, दोनों में से ये जीरो एब्सोल्यूट जीरो है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो, ये एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, ठीक है। तो केल्विन, जो टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू केल्विन में दी होगी ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ये टेम्परेचर जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में वैल्यू। तो ये है हमारे पास KMT के पोस्टुलेट्स।